हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर मेडिकेशन। कार्डियोवैस्कुलर मेडिकेशन में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 633। द होम हेल्थ केयर नर्स इज विजिटिंग अ क्लाइंट विद coronary artery disease with elevated triglyceride level and a serum cholesterol level of 398 mg per dl. The client is taking cholestyramine and the nurse teach the client about the medication. Which statement by the client indicate the need for further teaching? तो हमसे पूछा गया है, होम हेल्थ केयर नर्स है, विजिट किया उसने क्लाइंट को, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है क्लाइंट में, एंड कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है पेशेंट में, एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड लेवल है, कितना है 398 mg/dl, तो ये इंक्रीज़ हुआ है। द क्लाइंट इज़ टेकिंग कोलेस्ट्रामाइन, क्लाइंट ले रहा है, नर्स टीच कर रही है क्लाइंट को अबाउट द मेडिकेशन। कौन सी स्टेटमेंट अगर पेशेंट दे रहा है उसके लिए हमने फर्दर टीच करना है पेशेंट को, राइट। सो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ का पेशेंट है, ट्राइग्लिसराइड लेवल इंक्रीज़ हुआ है, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ है 398 mg/dl। सो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल 200 mg/dl होना चाहिए, राइट। सो ये 200 होना चाहिए, 200 ml होना चाहिए। एंड द नर्स इज़ टेकिंग कोलेस्ट्रामाइन, ले रहा है पेशेंट कोलेस्ट्रॉल के लिए। नर्स ने उनको टीच कर रहे हैं, पेशेंट कौन सी स्टेटमेंट मीन्स गलत दे रहा है जिसको हमने करेक्ट करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लॉटिंग्स माइट बी अ प्रॉब्लम। So constipation and bloatings are the normal side effect, most common side effect of this medication. तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। आई विल कंटिन्यू टू वॉच माई डाइट एंड रिड्यूस माई फैट, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट है कि मैंने कंटिन्यू वॉच करनी है अपनी डाइट को, मैंने देखते रहना है और जिससे मेरा फैट रिड्यूस होगा, राइट। एंड नेक्स्ट है आई विल वॉक while a mile each day will help the होल प्रोसेस। ऑब्वियसली वॉक से क्या होगा, वॉक हेल्प करता है फैट रिडक्शन में, अगर फैट रिड्यूस हो रहा है तो कोलेस्ट्रॉल पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, राइट। एंड आई विल कंटिन्यू माई निकोटिक एसिड फ्रॉम द हेल्थ फूड स्टोर। निकोटिक एसिड हम इसमें पेशेंट को नहीं बोलेंगे लेने के लिए, बिकॉज निकोटिक एसिड इज़ अ ओवर द काउंटर मेडिकेशन, राइट। तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन हमने अवॉइड करनी है, बिकॉज ये क्या कॉज करता है, ये लीवर डैमेज कॉज करता है, राइट। लीवर को क्या करता है, डैमेज करेगा। सो हमने इसको क्या करना है, इसको हमने अवॉइड करना है। एंड जितनी भी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हैं वो हमने अवॉइड करनी है अगर हम कोई प्रिस्क्राइब मेडिकेशन ले रहे हैं, राइट। तो इस चीज़ को हमने अवॉइड करना है, निकोटिक एसिड को। निकोटिक एसिड क्या है, निकोटिक एसिड विटामिन B3 है, राइट। सो ये लीवर डैमेज करती है तो हमने इसको अवॉइड करना है लेने के लिए, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 634। द नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट with heart failure who is taking digoxin. Which findings are characteristics of digoxin toxicity? Select all that apply. राइट। सो डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी हमने देखनी है कि कौन कौन से सिम्टम्स हमें बता रहे हैं डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी के लिए। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नॉर्मल लेवल ऑफ सीरम डिगॉक्सिन लेवल। सो नॉर्मल क्या लेवल होता है, 0.5 to 2 mg, राइट। सो जो डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी है, डिगॉक्सिन इज़ अ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है, राइट। जो क्या करती है, मीन्स ये हार्ट रेट को क्या करेगी, लो करेगी। एंड टॉक्सिक
अगर ये टॉक्सिक इफ़ेक्ट इसके क्या होंगे, टॉक्सिक इफ़ेक्ट जो है ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉज कर सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स कॉज करती है। तो इसके लिए एज अ नर्स हमें ये चीज़ें मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो मेनली ये टॉक्सिक अफेक्ट अगर कॉज करती है, मेनली अफेक्ट करती है पर्सन के जीआई को, जीआई सिस्टम आएगा, राइट। जीआई को अफेक्ट करेगी, जीआई। एंड नेक्स्ट क्या कॉज करेगी, नेक्स्ट इज द विजन, राइट। नेक्स्ट विजन को अफेक्ट करेगी। सो ये दो चीज़ों को ये मेनली अफेक्ट करती है। तो अगर जीआई को अफेक्ट कर रही है तो उसमें क्या होगा, एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होगा एंड वॉमिटिंग एंड डायरिया, राइट। सो ये चीज़ें होंगी जीआई में। और विज़न में क्या होगा, विज़न में पर्सन को फोटोफोबिया होगा, ब्लर विज़न होगा, येलो डॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे आंखों के सामने, डिजीनेस होगा, ड्रॉजीनेस होगा एंड फटीक होगा, राइट। तो ये आएंगे इसमें टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स। और पर्सन में क्या होंगे, ट्रेमर्स होंगे, राइट। सो चलते हैं हम ऑप्शन की तरफ। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ट्रेमर, करेक्ट। डायरिया, करेक्ट। इरिटेबिलिटी, नो। ब्लर विजन, यस। नोजिया एंड वॉमिटिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 एंड 5, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 635. Prior to administering a client daily dose of digoxin to treat heart failure, the nurse reviewed the client laboratory data and note the following result. Serum calcium is 9.8 mg per dl, serum magnesium 1 milliequivalent per liter, serum potassium 4.1 milliequivalent per liter, serum creatinine 0.9 mg per dl, which result should alert the nurse that the client is risk for digoxin toxicity. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्सन डेली डोज ले रहा है, क्रिटेनिन की डेली डोज, सॉरी डिगॉक्सिन की डेली डोज ले रहा है, हार्ट फेलियर से उसको ट्रीट किया जा रहा है। नर्स ने रिव्यू की क्लाइंट की लेबोरेटरी डेटा और उन्होंने क्या नोट किया कि कैल्शियम का लेवल कितना है 9.8 एंड मैग्नीशियम का कितना है 1.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पोटेशियम कितना है 4.1 एंड क्रिएटिनिन कितना है 0.9। सो कौन से रिजल्ट अलर्ट करते हैं क्लाइंट को कि पर्सन रिस्क पे है डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी के लिए। तो हमें सबसे पहले नॉर्मल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए जो भी हमारे पास लेबोरेटरी रिजल्ट आए हैं। कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू होती है 8.5 टू 10.2 मिलीग्राम पर डीएल, राइट। एंड मैग्नीशियम की कितनी होती है 1.6 टू 2.6 mg पर डीएल। एंड पोटेशियम 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एंड सीरम क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल होता है 0.7 to 1.3 mg per dl, राइट। सो इनके अकॉर्डिंग कौन से वैल्यू में वैल्यू इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, कौन सी वैल्यू में चेंजेस आए हैं। सो कैल्शियम तो विद इन नॉर्मल रेंज है, मैग्नीशियम जो है कम हुआ है, मैग्नीशियम नॉर्मली 1.6 टू 2.6 mg पर डीएल होना चाहिए। एंड पोटेशियम 4.1 नॉर्मल रेंज में है, क्रिएटिनिन भी नॉर्मल रेंज में है। तो यहाँ पे कौन सी सीरम मैग्नीशियम लेवल क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। तो हमें ये चीज़ हमें क्वेश्चन में ही समझ आ गई। तो रिस्क फॉर डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी कौन शो कर रहा है, हाइपोमैग्नीशीमिया। सो फोर्थ इज आर करेक्ट आंसर, सीरम मैग्नीशियम लेवल। सीरम कैल्शियम तो नॉर्मल है, सीरम पोटेशियम भी नॉर्मल है, सीरम क्रिएटिनिन भी नॉर्मल है एंड सीरम मैग्नीशियम लेवल कितना हो गया हमारा, हाइपोमैग्नीशीमिया है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 636. The nurse administered intravenous bumetanide to a client being treated for heart failure. Which outcome indicate that the medication has achieved the expected effect? सो बुमेंटानाइड पेशेंट को चल रही है और
कौन सी आउटकम इंडिकेट करती है कि मेडिकेशन इफेक्टिव है, राइट? बुमेंटाडिन। सो बुमेंटानाइड क्या है? बुमेंटानाइड इज अ डायूरेटिक, राइट? ये क्या है? हमारी डायूरेटिक है। सो इट्स अ डायूरेटिक। सो डायूरेटिक का काम क्या होगा? डायूरेटिक का क्या काम होगा? डायरेसिस करना, राइट? डायरेसिस करना। सो डायरेसिस मीन्स कि इससे यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगी, क्रैकल्स डिक्रीज होंगे और वेट भी पर्सन का डिक्रीज होगा, राइट? सो हमने इफेक्टिव आउटकम देखनी है। सो कब बिकम प्रोडक्टिव ऑफ फ्रोदी पिंक स्पूटम? फ्रोदी पिंक स्पूटम ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है पल्मोनरी एडिमा। तो ये चीज़ इनकरेक्ट है। यूरिन आउटपुट इंक्रीज फ्रॉम 10 ml टू 15 ml पर आवर्ली। सो यूरिन आउटपुट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। डायरेसिस हम दे रहे हैं, डायरेटिक्स हम दे रहे हैं, तो डायरेटिक क्या करेगा? डायरेसिस करेगा, मीन्स वो अपना काम कर रही है। द सीरम पोटेशियम लेवल चेंज फ्रॉम 3.8 टू 3.1। 3.8 से 3.1 कम हो रहा है पोटेशियम, दैट मीन्स ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। एंड बी टाइप नेट्यूरेटिक पेप्टाइड BNP फैक्टर इंक्रीज फ्रॉम 200 टू 262 Ng पर ml। तो BNP का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, जो क्या इंडिकेट कर रहा है? वो जो इंडिकेट कर रहा है कि पर्सन हार्ट फेलियर के रिस्क पे है। तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट होगा। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 कि यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 10 ml पर आर टू ग्रेटर देन 50 ml पर आर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 637। Intravenous heparin therapy is prescribed for a client with atrial fibrillation. While implementing this prescription, the nurse ensured that which medication is available on the nursing unit. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कल मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जब करवाया था इस यूनिट का, उसमें मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि व्हाट इज़ द एंटीडोट ऑफ हेपरिन, राइट? तो इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछा गया? एंटीडोट ऑफ हेपरिन। सो विटामिन के है क्या? विटामिन के तो नहीं होगा, क्योंकि कल हमने पढ़ा है, कल मैंने आपको बताया है विटामिन के किसका एंटीडोट है? ये है वारफेरिन का, राइट? एंड सेकंड है प्रोटामिन सल्फेट। येस, प्रोटामिन सल्फेट इज अ एंटीडोट ऑफ हेपरिन। एंड पोटेशियम क्लोराइड हम देंगे अगर पोटेशियम डेफिशिएंट होगा, राइट? एंड अमाइनो कैप्रोइक एसिड ये भी मैंने आपको कल बताया था, ये किसका एंटीडोट है? ये एंटीडोट है टिश्यू प्लाज्मिनोजन का एंटी सॉरी थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स का, राइट? अगर थ्रोम्बोलिटिक मेडिकेशन का ये है। थ्रोम्बोलिटिक मेडिकेशन का ये एंटीडोट है, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 प्रोटामिन सल्फेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 638। A client receiving thrombolytic therapy with a continuous infusion of antiplaques suddenly become extremely anxious and report itching. The nurse here stridor and note journalize urticaria and hypotension. Which intervention should the nurse anticipate? Select all that apply. तो क्वेश्चन में पूछा गया है थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी पर्सन को चल रही है, कंटिन्यू इन्फ्यूज़न चल रहा है एंटीप्लीज का, एंड सडनली उसको वो एंशियस हो गया है, इचिंग पर्सन को हो रही है, स्टिडोर हमें सुनाई दे रही है, जनरलाइज अर्टिकेरिया हो रहा है पेशेंट को, एंड हाइपोटेंशन है। तो कौन सी इंटरवेंशन हमने यूज़ करनी है? तो ये जो सारे सिम्टम हैं ये हमें शो कर रहे हैं एनाफिलिटिक रिएक्शन ऑफ द मेडिकेशन। सो एनाफिलिटिक रिएक्शन जब भी शो होता है तब हमारा फर्स्ट काम क्या होता है कि हमने स्टॉप करनी है मेडिकेशन, हमने मेडिकेशन एंड रिपोर्ट करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, राइट?
एंड उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने पर्सन को ट्रीट करते हैं विद एंटीहिस्टामिन्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड से, राइट, जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। लाइक इसमें एपिनेफ्रिन आ जाएगा, एपिनेफ्रिन हम दे सकते हैं, पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं, राइट। सो हमारे ऑप्शन है स्टॉप द इन्फ्यूज़न, यस। इमीडिएटली हमारा एक्शन क्या होगा, वी विल स्टॉप द इन्फ्यूज़न एंड राइज द हेड ऑफ द बेड। तो इससे रिलेटेड हमारा कोई सिम्टम हमें क्वेश्चन में नहीं बताया गया है, तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्टर प्रोटामिन सल्फेट, प्रोटामिन सल्फेट इज़ अ एंटीडोट ऑफ heparin, very nice. Next is the administer डायाफिनाइल हाइड्रामाइन। सो यस, हम डायाफिनाइल हाइड्रामाइन देंगे। मैंने आपको बताया था जैसे कि हमने इसमें एंटीहिस्टामिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम देते हैं। एंड कॉल फॉर द रैपिड रिस्पांस टीम, यस, हमने क्या करना है, कॉल करनी है रैपिड रिस्पांस टीम को। तो हमारा ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट आ जाएंगे, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। So our next question is question number 639. The nurse should report which assessment finding to the primary healthcare provider before initiating thrombolytic therapy in a client with pulmonary embolism. तो हमसे पूछा गया है कि कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग, कि कौन से सिम्टम्स प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को एज अ नर्स हमने इन्फॉर्म करने हैं जब हम किसी भी पर्सन को थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं। मीन्स बिफोर इनिशिएटिंग थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी हमने क्या क्या सिम्टम असेस करने हैं पेशेंट के, राइट। सो और पर्सन को क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है पर्सन को, उसको इनिशिएट करनी है थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, और हमने उसमें कौन कौन से सिम्टम असेस कौन से सिम्टम हमने रिपोर्ट करने हैं टू द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कि जिसमें हम इस थेरेपी को हम इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, राइट। सो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, क्या करेगी, ये थ्रोम्बोलिसिस करती है, थ्रोम्बस की ब्रेकडाउन करती है, क्लॉट की ब्रेकडाउन करती है, ठीक है। तो अगर अगर ये ब्रेक डाउन करती है तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, जैसे एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन करती है सेम वैसे ही अनकंट्रोल ब्लीडिंग का इसमें रिस्क रहता है। सो ये उन पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है जिनमें अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो, क्योंकि अगर पर्सन में अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है तो उनमें रिस्क होता है फॉर द सेरेब्रल हैमरेज का, राइट। हाइपरटेंशन में क्या है, इसको हमने कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, राइट, क्योंकि ये क्या कॉज कर सकती है, ये सेरेब्रल हैमरेज कॉज कर सकती है, सेरेब्रल हैमरेज, राइट, सेरेब्रल हैमरेज ये कॉज कर सकती है। सो हमने इसको सिवियर हाइपरटेंशन में नहीं देना है। सो हमारे ऑप्शन है एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड, temperature of 99.4 degree Fahrenheit orally, blood pressure of 198 by 110 mm of Hg, and respiratory rate of 28 breath per minute. So advantageous breath sound, temperature 99.4 degree Fahrenheit and respiratory rate 28, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ये फाइंडिंग हो सकती हैं। बट इसमें जब हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी हम जब स्टार्ट करते हैं तो इनकी पर्टिकुलर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होती है इन कंडीशन में। बट मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन कब होगी, जब पर्सन का ब्लड प्रेशर हाई होगा। सो इसमें हमारा ब्लड प्रेशर कितना दिया गया है हमारे पेशेंट का, 198/110 mm ऑफ Hg। तो पर्सन को हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन में पर्सन को रिस्क होता है सेरेब्रल हैमरेज का। देन उन कंडीशन में हमने क्या करना है, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी को नहीं देना है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 640। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट। सो आज हमारी कंप्लीट 2 यूनिट्स हो जाएंगी, रीनल सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। The nurse provide instruction to the client about nicotinic acid prescribed for hyperlipidemia. Which statement by the client indicate understanding of the instruction?
सो नर्स प्रोवाइड कर रही है इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट, जो जिसको चल रही है निकोटिक एसिड, उसको प्रिस्क्राइब किया गया है हाइपरलिपिडीमिया के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट अगर पेशेंट दे रहा है, हमें पता चलेगा उस स्टेटमेंट से कि पर्सन पूरी तरह से समझ गया है कि मेडिकेशन क्या लेनी है, क्या इसकी इंडिकेशन है, क्या इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन है द मेडिकेशन शुड बी टेकन विद मील टू डिक्रीज फ्लशिंग। नो, मील का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा फ्लशिंग पे, तो ये तो हम पेशेंट को नहीं बोलेंगे, राइट। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू अवॉइड द यूज़ ऑफ एल्कोहल व्हेन टेकिंग द निकोटिन एसिड। सो नेसेसरी क्यों नहीं है? नेसेसरी है, अल्कोहल को अवॉइड करना है पेशेंट ने जब वो निकोटिक एसिड ले रहा है, और पेशेंट में उसके सिम्टम स्टार्ट नहीं तो उनके जो साइड इफ़ेक्ट के सिम्टम हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। Clay colored stool are a common side effect and should not be of concern. Why? Clay color स्टूल हमने क्यों, हमने उसके लिए कंसर्न नहीं होना है, हमने कंसर्न होना है क्योंकि क्ले कलर स्टूल क्या इंडिकेट कर रहा है? हिपेटोटॉक्सिसिटी, राइट। हिपेटिक को अफेक्ट कर रहा है, मीन्स हिपेटिक टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है। तो इसको हमने पेशेंट को बोलना है कि इमीडिएटली आपने रिपोर्ट करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। Brufen taken 30 minutes before the nicotic acid may decrease the flushing. Very nice. तो फ्लशिंग जो है साइड इफ़ेक्ट है इस मेडिकेशन का, तो एस्पिरिन होगी या नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होगी, उनको हमने पेशेंट को बोलना है कि 30 मिनट पहले लेना है मेडिकेशन के लेने से पहले, जिससे हम फ्लशिंग को डिक्रीज़ कर सकते हैं, राइट। तो आर करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर 4 कि हमने ब्रूफिन बोलना है पेशेंट को लेने के लिए टू द 30 मिनट बिफोर टेकिंग द मेडिकेशन, तो जिससे हम फ्लशिंग को डिक्रीज़ कर सकते हैं। सो निकोटिक एसिड का साइड इफ़ेक्ट क्या है? फ्लशिंग इसका मेन साइड इफ़ेक्ट है। तो उसको जब हमने देना है तो उसके लिए हमने पेशेंट को क्या बोलना है कि आपने 30 मिनट पहले, मेडिसिन के 30 मिनट पहले आपने इसको लेना है, ब्रूफिन को, राइट। एंड आपने अल्कोहल को अवॉइड करना है, और अगर क्ले कलर का स्टूल हो रहा है देन इमीडिएटली आपने इन्फॉर्म करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बिकॉज इट इंडिकेट्स हिपेटोटॉक्सिसिटी और ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, राइट। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं, 4 चैप्टर एंड 2 यूनिट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे एक नई यूनिट। सो होपफुली बहुत जल्दी हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो मेन पार्ट होता है किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, कल मिलते हैं न्यू यूनिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।